हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री डैम। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीवी कॉलेज कानपुर। थर्मोडायनेमिक्स का बेटा पहला लेक्चर हमने पढ़ लिया है, दूसरा लेक्चर है। दूसरे लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड्स ट्रू फॉर द रिएक्शन। तो बेटा ये क्वेश्चन एक्चुअली आप देखेंगे तो खूब आते हैं जीआईसी में, एलटी में, पीजीटी में। क्या बता रखा है? डेल्टा एच और डेल्टा ई में रिलेशन। पहले समझना बेटा आपको कि एक्चुअली डेल्टा ई कहें और डेल्टा यू कहें, दोनों एक ही चीज है एक्चुअली। ये दोनों ही है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या बेटा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। वो अलग अलग बुक्स में क्वेश्चंस में कभी ई पूछ लेता है, कभी यू पूछ लेता है। तो आपके पास एक फॉर्मूला है डेल्टा एच और डेल्टा यू या डेल्टा ई का। क्या है? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी जो है उसी के निकालने में सारा कमाल है, डेल्टा एन जी के, क्योंकि डेल्टा एन जी में गलती हो जाती है अक्सर। डेल्टा एन जी क्या है बेटा? डेल्टा एन जी है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। तो आपको इसको निकालने में कोई गलती नहीं करनी है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट आपको देखना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट में क्या है बेटा? एक मोल गैस का प्रोडक्ट है माइनस रिएक्टेंट गैसियस 1 यहां और हाफ यहां, यानी 3/2। 3/2 ये आएगा -1/2। ध्यान दीजिए, यदि आपने थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती की तो माइनस वाला भी आंसर है, प्लस वाला भी आंसर है। तो बस आपको यहाँ पुट कर देना है। तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस था ये -1/2 आर टी। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई -1/2 आर टी। तो देखिए ऑप्शन हो गया आपका डी। ऑप्शन क्या हो गया बेटा? डी। तो ये आपने देखा, बस आपको डेल्टा एनजी निकालने में स्मार्टनेस दिखानी है, कोई गलती नहीं करनी है। गलती आपने की तो ऑप्शन अवेलेबल है। आंसर मैच करने का मतलब ये नहीं कि सही हो गया, ऑप्शन मैच करने का मतलब ये नहीं कि आपका आंसर सही हो गया। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन मैच से अलावा हमें ध्यान नहीं रखना है कि सही निकला हो डेल्टा एनजी। ओके, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। The work done dissolving 1 mole of zinc in a aqueous solution of HCl in an open beaker। तो क्या भाई होगा? ZnCl, HCl नहीं, ZnCl। ZnCl के साथ में आप जो है HCl कर रहे हैं, Zn सॉलिड, HCl आपका गैसियस है, तो 2HCl चाहिए। तो ये बनेगा आपका ZnCl2। ये पीजीटी का क्वेश्चन है बेटा, और H2 गैसियस। ठीक है, तो पूछा वर्क डन बताइए। क्या बताइए? वर्क डन। क्या बताना बेटा? हमें वर्क डन बताना है हमें। तो वर्क डन आपको बताना है। थोड़ा पास कर लें और, क्योंकि ठीक नहीं आ रहा है कोई में बेटा, थोड़ा सा बस, अब ठीक है। वो एक्चुअली हट जाता। तो वर्क डन बताना है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम तो बताया नहीं। ऐसे केस में क्या करते हैं बेटा, हमारा जो रिलेशन हमारे पास है, PV इक्वल टू NRT, इसका यूज करते हैं, क्योंकि W इक्वल टू होता है -P एक्सटर्नल डेल्टा V। ये आपके पास नहीं है तो इसको इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपका वर्क डन इससे निकलेगा। तो कैसे यूज करेंगे बेटा? यहाँ पर जो हम यूज करेंगे वो डेल्टा NG यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? डेल्टा NG। तो ये आपका आएगा यहाँ पर, तो W इक्वल टू हो जाएगा -डेल्टा NG/RT। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है जब आपका वॉल्यूम नहीं दिया है। जब आपका वॉल्यूम नहीं दिया है और आपको इसको इस्तेमाल करना है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो W इक्वल टू डेल्टा NG माइनस लगा, पहले डेल्टा NG समझिए भाई। 1 मोल ये है और 2 मोल ये, यानी 1 - 2। भाई 1 मोल गैसेस प्रोडक्ट है और 2 मोल गैसेस रिएक्टेंट है। तो उसके बाद आपका R का वैल्यू 8.314 और T का वैल्यू 27 डिग्री का मतलब होता है 27 + 273, मतलब 300 केल्विन। ये ध्यान रखिए बेटा, कैलकुलेशन कभी भी आप करेंगे केमिस्ट्री में तो हमेशा आप उसको
केल्विन में कन्वर्ट करके करेंगे, कभी भी डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू यूज नहीं करेंगे। तो 300 केल्विन हो गया, 3 से यहाँ पर 300 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका बेटा 1 - 2 मतलब -1, तो ये हो जाएगा प्लस, तो यानी 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 300। तो देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 4 12, 3 चौक 12, 2 हाथ से लगाए, 3 एकम 3 1 4, 3 तिहाई 9, 8 त्रिक 24। तो ये आपका डेसिमल लग जाएगा 1 के बाद। तो ये आया जूल में, ऑप्शन किलो जूल में है, तो ये हो जाएगा 2.4942 किलो जूल। देखिए 2.494, ऑप्शन बी। ठीक, ओके कर लीजिए, क्लियर। बहुत आसानी से हो जाएगा, पीएचडी क्वेश्चन का पूरा पिछले साल का क्वेश्चन है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सारे सॉल्व कर रखने, कॉन्सेप्ट मैच कर जाता है, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन मैच कर जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका जरूर से जरूर मैच करेगा, इस बात का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ NH3 का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो NH3 का जब आप डिसोसिएशन करोगे तो N2 + H2 बनेगा, बैलेंस कर लेंगे तो 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर, ये आपका है, सभी गैसियस में है, ये बात का ध्यान रखना है। ठीक है, क्या है, इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ NH3 into N2 H2 द वैल्यू ऑफ डेल्टा H विल बी। डेल्टा H पूछ रखा है, रिलेशन क्लियर है आपके पास, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT होता है, ये होता है रिलेशन, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT। तो डेल्टा NG की वैल्यू क्या होगी भाई, ये डेल्टा NG की वैल्यू यदि हमें निकालनी है तो गैसियस मोल्स 3 1 4 मोल्स गैसेस के हैं प्रोडक्ट में, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, तो 4 - 2 रिएक्टेंट के हैं तो 2 में आया, तो ये हो जाएगा डेल्टा E प्लस 2RT, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस 2RT, डेल्टा H इक्वल डेल्टा E प्लस 2RT, ऑप्शन सी। क्लियर, किसी को दिक्कत तो नहीं, देख लीजिए बेटा अच्छे से, कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन इस पर आते हैं, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के, तो 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाता है। तो डेल्टा NG निकालने में आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है, ताकि डेल्टा NG में कोई गलती ना हो, तो बाकी चीजें हो जाएंगी। ओके सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एमंग द फॉलोइंग विच इज करेक्ट रिलेशन। करेक्ट रिलेशन पूछ रखा है, किसके लिए, इस रिएक्शन के लिए। ध्यान दीजिए, ये रिएक्शन उन्होंने पीछे पहले क्वेश्चन में भी रिएक्शन थी, तो बेटा ऐसा नहीं कि सेम रिएक्शन पूछ नहीं सकता है, यदि एक बार गलती होगी दोबारा गलती होगी, तो इसलिए आपको बहुत केयरफुली करना है। क्या पूछा है, करेक्ट रिलेशन बताना है, यानी डेल्टा H और डेल्टा E में क्या रिलेशन है, इस रिएक्शन के लिए आपको बताना है। तो आपको पता है बेटा कि डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT। घर में जब प्रैक्टिस करिए बेटा, तो घर में प्रैक्टिस करते समय इक्वेशन बार बार लिखिए, फॉर्मूले को बार बार लिखिए, ताकि आपको याद रहे विद साइन, कहीं कोई मिस्टेक ना हो। एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है बेटा, प्रेशर रहता है, तो यदि आपको बहुत बार प्रैक्टिस में नहीं है तो कंफ्यूजन आ जाता है मन में, और जैसे ही कंफ्यूजन आपके मन में आया, आपका नुकसान शुरू हो गया। क्यों, क्योंकि उसके बाद दिक्कत यहां आएगी कि आपको लगेगा माइनस होगा प्लस होगा, फिर नुकसान तय है। इसलिए फॉर्मूले की कई बार प्रैक्टिस करें, ताकि कहीं से कोई गलती ना हो। सॉरी, तो डेल्टा NG क्या होगा बेटा, 1 मोल गैस का प्रोडक्ट है और 1.5 यानी 3/2 है, तो डेल्टा NG इक्वल टू 1 मोल गैसेस प्रोडक्ट है माइनस 3/2 मतलब -1/2, तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E माइनस 1/2 RT। ध्यान से देखिए बेटा, डेल्टा H की वैल्यू जो है डेल्टा E से इतना घटाने पर है, इसका मतलब रिलेशन क्या हुआ, रिलेशन हुआ डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा E, डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा E, ऑप्शन बी, डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा E, ऑप्शन। ओके, क्लियर है। हो गया बेटा, ओके सॉरी, सबको क्लियर है। ओके, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द रिएक्शन N2 + 3H2 2NH3 डेल्टा H विल बी इक्वल टू। तो ये रिएक्शन जो भी मैंने पीछे पड़ी थी,
NH3 का डिकम्पोजिशन वाले उसको रिवर्स कर दिया। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, कभी वो रिएक्शन आएगा, कभी उसका रिवर्स आएगा। तो बस आप डेल्टा NG में यदि आपको निकालने में कोई कंफ्यूजन नहीं है तो क्वेश्चन गलत होना ही नहीं है। तो इसका भी डेल्टा NG, इसीलिए मैंने जितने क्वेश्चन उससे रिलेटेड मुझे लगे अच्छे, मैंने सब एक साथ कर दिया, ताकि प्रैक्टिस में जब भी आप रिवीजन करेंगे कॉन्सेप्ट का तो प्रैक्टिस में बार बार वो आएगा तो गलतियां नहीं होंगी। गलतियां बेटा हो जाती हैं, हमसे हो जाती है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए इसी का ध्यान रखें कि गलती मुझसे होगी तो कोई दिक्कत नहीं, हम सुधार लेंगे, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में गलती होगी फिर आपका नुकसान हो जाएगा। कोशिश करें कि गलतियां ना हो, इस पर ध्यान रखें। तो 2 गैसेस प्रोडक्ट है, 2 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितना है 4। तो 2 - 4 का मतलब -2 होता है। इसका ध्यान इसलिए रखना है माइनस साइन का यूज होगा। तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NG/RT होता है। तो ये हो जाएगा डेल्टा E, ये -2 है तो -2RT हो जाएगा। डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E -2RT, डेल्टा H डेल्टा E -2RT, ऑप्शन है। ओके क्लियर, कॉपी कर लीजिए। ओके बेटा, फटाफट करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ the difference between reaction at constant pressure and constant volume। डिफरेंस पूछा है, ध्यान दीजिए क्या पूछा बेटा, डिफरेंस, यानी ये डेल्टा H माइनस डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा NG/RT होता है, यही इसकी डिमांड है डिफरेंस की। ठीक है भाई, हम लोग कर लेते हैं। तो डेल्टा H माइनस डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा NG, देखिए गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं 12 मोल, रिएक्टेंट कितना है 15 मोल। तो डेल्टा NG क्या हो जाएगा, डेल्टा NG निकालने में ही सारी कला है भाई। 12 मोल प्रोडक्ट था और 15 मोल रिएक्टेंट था। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही होता है। डेल्टा NG क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो ये आपका देखिए बेटा 12 माइनस जो है आपका आया है 15, तो ये -3 हो गया। क्या हो गया, -3। ओके, अब वैल्यू पुट करना शुरू कर दीजिए। तो -3 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई T कितना है बेटा 27 डिग्री का मतलब कितना हो गया 300 केल्विन 300। ओके हो जाएगा। बस ध्यान रखना है, ऑप्शन देखिए बेटा माइनस में भी है प्लस में भी है, तो इसलिए कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। तो माइनस मल्टीप्लाइड कर देंगे 9 इंटू 831.4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 9 चौक 36, 6 हासिल लगा 3, 9 एकम 9, 3 12 की 2 हासिल लगा 1, 9 27 28 की 8 हासिल लगा 2, 9 8 72 और 2 74 74, ये जूल हो गया, यानी -7.4826 किलो जूल। ये ध्यान रखना -7.48, ऑप्शन ए। कैलकुलेशन खुद से करना है, साइन का स्पेशली ध्यान रखना है बेटा। ये देखिए -7.48 भी ऑप्शन है और +7.48 भी ऑप्शन है। तो यदि आपसे गलती होगी तो ऑप्शन मिल जाएगा लेकिन गलत हो जाएगा, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखें, खासतौर से थर्मोडायनामिक्स क्वेश्चन में जहां पर माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना है ताकि कहीं गलती ना हो। कॉपी कर लिए बेटा। ओके, तो हम लोगों ने क्वेश्चन लगा लिया। अब हम लोग कॉन्सेप्ट पर आते हैं। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी किसे कहेंगे बेटा, देखिए समझिए थोड़ा ध्यान से। हीट कैपेसिटी की बात हो रही है, यानी हीट कैपेसिटी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हीट कैपेसिटी किसे कहेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। क्या है बेटा, हीट कैपेसिटी क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, 1 डिग्री केल्विन हो सकता है, मतलब 1 केल्विन नॉट डिग्री। तो यानी वह हीट का अमाउंट, मतलब अमाउंट ऑफ हीट विच रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हमें हीट देनी पड़ेगी, वह उस सब्सटेंस के लिए हीट कैपेसिटी कहलाएगी। यहाँ बेटा अमाउंट फिक्स नहीं किया है, इसके बाद अमाउंट पर डिपेंड करेगा, क्योंकि भाई 10 ग्राम यदि कोई सब्सटेंस है तो उसके लिए हीट अलग चाहिए होगी। 20 ग्राम कोई सब्सटेंस है, मतलब वही सब्सटेंस यदि 20 ग्राम लेते हो तो हीट अलग चाहिए होगी 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। यदि वही 50 ग्राम लेते हो सब्सटेंस तो हीट अलग चाहिए होगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो अमाउंट वेरी करेगा तो हीट कैपेसिटी वेरी करेगी। इसके मतलब हीट कैपेसिटी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो दूसरा पॉइंट जो इसमें हमारा काम का है वो है हीट कैपेसिटी इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी।
ये क्या था, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। कैसे होगा, सी हीट कैपेसिटी आपका है Q बाई डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, Q बाई डेल्टा टी। यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट होती है इसकी बेटा जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड या जूल पर केल्विन। हीट कैपेसिटी को समझिए ध्यान से, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम गिवन द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। ओ सॉरी, फोन ऑन रह गया, अब ठीक है, सॉरी फोन ऑन रह गया था। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम गिव द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ टेम्परेचर, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ टेम्परेचर, इसे क्या कहेंगे, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी हम बात करेंगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब सीवी, वही कह रहा है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब सीवी, क्या है बेटा सीवी। तो क्या होगा, du बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, वी कैपिटल होता है बेटा, तो स्मॉल चीज देखने से ये लग रहा है ऐसे आपका न्यू है तो इसलिए मैंने कैपिटल कर दिया। CV इक्वल टू डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वी या डेल्टा यू बाई डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वी। डेल्टा यू का मतलब ये हो गया बेटा कि यू टू माने यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ओके। और हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर जैसे वो CV होगा वैसे क्या होगा CP। हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, क्या बेटा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, इसे कहेंगे CP। क्या कहते हैं CP। तो ये होगा DH बाई डी टी एट कांस्टेंट P या डेल्टा H बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट P, यानी इसको इस तरह समझिए, ये होता है H2 माइनस H1 बाई T2 माइनस T1 एट कांस्टेंट P, ओके। CP माइनस CV आपने खूब रटा होगा, CP माइनस CV इक्वल टू R होता है, CP इज ग्रेटर देन CV होता है। गामा पूछा जाता है आपको मोनोटॉमिक के लिए, डायटॉमिक के लिए, ट्राइटॉमिक के लिए, ये आपको याद होना चाहिए, ये वैल्यू याद होना चाहिए, किसके लिए यह भी याद होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि मोनोटॉमिक दे, कह देगा हीलियम के लिए गामा की वैल्यू क्या होगी, या CP बाई CV फॉर गामा हीलियम इक्वल टू, तो समझना बेटा गामा इक्वल टू होता है CP बाई CV और गामा 1.66 होगा फॉर मोनोटॉमिक। मोनोटॉमिक का मतलब नोबल गैसेस के लिए, 1.66 के लिए होगा नोबल गैसेस के लिए, ये बेटा पूछा जाता है, इसलिए आपको ये वैल्यू तीनों याद रखनी है कौन किसके लिए है। गामा इक्वल टू 1.4 फॉर डायटॉमिक गैसेस, किसके लिए बेटा फॉर डायटॉमिक, मतलब नाइट्रोजन हो गया, N2 हो गया, H2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, मतलब डायटॉमिक गैसेस के लिए। और गामा इक्वल टू 1.30 फॉर ट्राइटॉमिक, जैसे CO2 हो गया, भाई एक कार्बन दो ऑक्सीजन तो ट्राई एटॉमिक हो गया, 3 एटम से मिलके बनी गैस को ट्राई एटॉमिक कहेंगे। डायटॉमिक का मतलब 2 एटम से मिलके बनी गैस को डायटॉमिक कहेंगे। गैसेस के लिए होता है, रिपीट कर दूं, मोनोटॉमिक के लिए 1.66, डायटॉमिक के लिए 1.4 और ट्राइटॉमिक के लिए 1.3। ये याद रखना है, क्या रखना है, इनको याद रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि वहां पर यदि याद नहीं रहेगा तो इंटरमिक्स हो जाएगा। कॉपी कर लिए बेटा। ओके ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हमने पीछे पढ़ा है हीट कैपेसिटी मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री, वहां अमाउंट फिक्स नहीं किया, यानी अमाउंट पर डिपेंड करेगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। यहाँ सब्सटेंस क्या अमाउंट क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, मतलब अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। पहला पॉइंट तो ये रहा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। क्यों, क्योंकि ये इसकी डिफिनेशन है हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस कितना, 1 ग्राम सब्सटेंस, टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाई 1 डिग्री, तो क्या कहलाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यह एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या ऐसा होगा इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये होगा Q बाई डेल्टा टी मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, इसकी यूनिट क्या होगी जूल पर केल्विन पर ग्राम या जूल
पर डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्राम। दूसरा हमारा है मोलर हीट कैपेसिटी, जैसे वहां पर 1 ग्राम सब्सटेंस था वैसे यहां पर 1 मोल सब्सटेंस है। क्या है? हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। तो 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वह उसकी मोलर हीट कैपेसिटी कहलाती है। यहां भी उसने क्या किया बेटा, अमाउंट फिक्स कर दिया, यानी 1 मोल कह दिया। यानी मोलर हीट कैपेसिटी जो है वह भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मोलर हीट कैपेसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जबकि हीट कैपेसिटी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये चीजें आपको समझनी है क्योंकि वहां थोड़ा कंफ्यूजन हुआ तो एक क्वेश्चन का हमारा नुकसान हो सकता है। हमें बिल्कुल भी कोशिश करनी है कि हमारा कहीं भी क्वेश्चन निगेटिव ना जाए, इस तरह हम कॉन्सेप्ट को पढ़ें कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ओके, तो यानी ये आपका होगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है फॉर्मूला मोलर कैपेसिटी मतलब Q बाई डेल्टा टी इंटू मोलर मास, Q बाई डेल्टा इंटू मोलर से कर देंगे तो आपका मोलर मतलब कि मोलर कैपेसिटी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। एडियाबैटिक कंडीशन क्या है? जब सिस्टम ना हीट एब्जॉर्ब करेगा ना इवॉल्व करेगा। सिस्टम क्या है? ना हीट एब्जॉर्ब करेगा ना इवॉल्व करेगा तो कहलाएगा एडियाबैटिक कंडीशन। क्या बेटा? जब सिस्टम ना ही हीट इवॉल्व करेगा ना ही एब्जॉर्ब करेगा तो कहलाएगा एडियाबैटिक कंडीशन। ये हमने पीछे पढ़ा Cp इक्वल टू डेल्टा एच बाई डेल्टा टी। तो इसको देखिए सिंप्लीफाई करोगे तो ये बड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। भाई हमने ये पढ़ा Cp इक्वल टू डेल्टा एच बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा एच इक्वल टू हम जरूरत पड़ने पर Cp मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी भी यूज कर सकते हैं। उसी तरह आपका है Cv इक्वल टू डेल्टा U बाई डेल्टा टी, तो जरूरत पड़ने पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये इक्वल टू Cv इंटू डेल्टा टी होगा। अब बात करते हैं फॉर एडियाबैटिक कंडीशन। फॉर एडियाबैटिक कंडीशन की बात करें तो Q इक्वल टू 0 होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, क्योंकि Q 0 हो गया इसका मतलब डेल्टा U इक्वल टू W, या कहा जाए W इक्वल टू डेल्टा U इक्वल टू Cv डेल्टा टी। कब? इन एडियाबैटिक कंडीशन। इन एडियाबैटिक कंडीशन। और बेटा आपको पता है एक्सपेंशन की बात किया है, इसके मतलब वर्क आपका क्या आएगा? निगेटिव आएगा। क्या आएगा? निगेटिव। और समझिए थोड़ा, W इक्वल टू यानी Cv मल्टीप्लाइड बाई T2 माइनस T1। ध्यान दीजिए थोड़ा इस साइड में। एक्सपेंशन की बात किया तो वर्क आपका ओवरऑल निगेटिव आना है। निगेटिव कब आएगा? जब T2 माइनस T1 क्या होगा? निगेटिव होगा। इसका मतलब एडियाबैटिक एक्सपेंशन यदि हो रहा है तो सिस्टम क्या है? कूल, यानी कूलिंग फील होगा। क्या होगा? कूलिंग फील होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि एक्सपेंशन में हमेशा वर्क निगेटिव आना है, और निगेटिव तभी आएगा जब T2 माइनस T1 क्या होगा? निगेटिव होगा। मतलब T2 ज्यादा, सॉरी T1 ज्यादा T2 कम। ओके, तो वही कह रहा है कि भाई ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन सिस्टम फील कूलिंग। ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन सिस्टम फील कूलिंग बिकॉज, क्यों ऐसा? बिकॉज ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन वर्क इज निगेटिव। भाई वर्क एक्सपेंशन की बात किया तो वर्क निगेटिव आना है, और वर्क निगेटिव आएगा। और कब आएगा निगेटिव? जब आपका T1 क्या होगा? T2 से ज्यादा होगा। वर्क निगेटिव तभी आएगा जब T1 T2 से ज्यादा होगा। हेंस कूलिंग टेक्स प्लेस इन द प्रोसेस। यानी आपको ध्यान रखना है कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कूलिंग होगी या कंफर्म है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कूलिंग होगी। ओके बेटा, अगला पॉइंट स्टैंडर्ड स्टेट की बात किया। स्टैंडर्ड स्टेट एक टर्म आता है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी। तो स्टैंडर्ड का मतलब ये बता रहा है कि आपका उसमें फिक्स कर देता है आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 1 atm। वही कह रहा है कि स्टैंडर्ड इज सेड टू बी स्टैंडर्ड स्टेट व्हेन इट इज रिप्रेजेंट मोस्ट स्टेबल स्टेट अंडर प्रेशर 1 atm एंड 25 डिग्री मतलब 298 केल्विन। तो यदि स्टैंडर्ड स्टेट बोल के उसने आपको दो चीज बता दी, एक टेम्परेचर बता दिया कि 25 डिग्री या 298 केल्विन होगा, दूसरा प्रेशर बता दिया। तो यदि कहीं जरूरत पड़ती है टेम्परेचर की और कहेंगे सर उसने टेम्परेचर मेंशन नहीं किया था, लेकिन स्टैंडर्ड स्टेट उसने बता के आपको टेम्परेचर बता दिया है। अब एक डिफिनेशन को थोड़ा समझिए। ये डिफिनेशन पूछी आती है बेटा, ये आपका जीआईसी वगैरह में और पीएचडी में देखेंगे, डिफिनेशन नहीं पूछी आती है, क्वेश्चन आएगा वहां पर, तो उसमें उस डिफिनेशन से आपको ऑप्शन चूज करना होगा।
देखिए क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट एट 1 atm प्रेशर 25 डिग्री टेम्परेचर। तो यानी फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, इस लाइन पर थोड़ा फोकस रहना है, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। कैसे, देखिए ये 5 रिएक्शन दे रखा है, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और ऑब्लिक आर करेक्ट फॉर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये 5 जो रिएक्शन दे रखी है इनमें से कौन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को बता रही है, मतलब फॉलो कर रही है। पहला देखिए भाई, हमें नाइट्रोजन NH3 बनाना है, NH3 में कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन इस्तेमाल हो रहा है, इसके मतलब ये है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन है। दूसरे में आपको CO2 बनाना है, CO2 का कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन है, कार्बन और ऑक्सीजन। क्या वो यहां इस्तेमाल हो रहे हैं, नहीं, यानी यह स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से नहीं फॉर्म हो रहा है। दूसरा देखिए, यहां भी CO2 बन रहा है लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन ना होके ग्लूकोज है, यानी यह भी आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन नहीं है। कार्बन सॉलिड ऑक्सीजन CO2 यह है रिएक्शन, क्योंकि CO2 में कार्बन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है और ऑक्सीजन। नीचे वाली देखिए, इसमें CO2 फॉर्म हो रहा है लेकिन कार्बन नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, यानी यह भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन नहीं है। तो इसमें A और D, A एंड D, स्मॉल a लिखा है बेटा तो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, तो इसको मैं हटा दूं। A एंड D ये आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन शो कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा इस वाला यानी कि B वाली, C वाली और E वाली, ये तीनों स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन नहीं है। थर्मोडायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सिखाता है और क्वेश्चंस खूब आते हैं इससे, और कॉन्सेप्ट रिवाइज होता है, मैंने आपसे बार बार कहा बेटा, इसलिए PYQs आपको लगा के रखने हैं। अब जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं इसको थोड़ा और समझना है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होता है। देखिए धीरे धीरे हम लोग कठिनाई की तरफ जा रहे हैं। जूल थॉमसन इफेक्ट, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, इन्वर्जन टेम्परेचर, ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं कि जिनको यदि आप काफी दिन पहले रिवाइज किया, पढ़ा है आपने, और रिवीजन में काफी बीच में गैप हो गया है, तो एग्जामिनेशन में यदि क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूं कंफ्यूजन होगा ही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा भी PhD में गलत हुआ था, इसीलिए गलत हो गया था। ऐसा नहीं कि रिवीजन नहीं था, रिवीजन नहीं, बड़ा क्वेश्चन एग्जामिनेशन प्रेशर ही ऐसा होता है कि वहां आपसे थोड़ी मिस्टेक होगी तो गलतियां होनी शुरू हो जाती है। फिजिकल के क्वेश्चन में फंस गया, बाद में क्वेश्चन डिलीट हो गया। देखिए उस समय आंसर नहीं आ रहा था तो मुझे बार बार गुस्सा आ रही थी क्यों नहीं आ रहा है, और जो कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट मैंने कुछ समय पहले ही पढ़ाया था क्लास में, तब मैं मेडिकल जेई कोई कोचिंग में पढ़ाता था, तो जेई में पढ़ाया था मैंने, उसके बाद गलत हुआ। जैसे ही मैंने बबल्स कर दिया, क्योंकि टाइम मेरा काफी किल हो गया था, तो मैं पढ़ा क्वेश्चन बबल्स किया, तो जब बबल पेन रख दिया और हल्का डार्क किया तब ध्यान गया रही है तो गलत है, लेकिन तब तक बबल्स हो चुका था। तो इस बात का ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट में रिवीजन रेगुलर रखना है। यह बताता है कि गलती हो सकती है, रिवीजन रेगुलर रखना है ताकि वहां कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आपके अच्छे वाले जो मतलब जो आपने अच्छे से पढ़ रखा था, लेकिन रिवीजन चक्कर में गलत हो रहे हैं, तो फिर आपको और गुस्सा आएगी, क्वेश्चन और गलत होगा। ये खास बात है, यदि क्वेश्चन सही होना शुरू होता है, सही होता रहता है, एक बार गलत होगा और आपको आता हुआ जाएगा तो नुकसान करेगा। रिवीजन करके रखेंगे तो आपको क्वेश्चन कम से कम गलत होगा। कॉन्सेप्ट में 2 ऑप्शन सही नहीं लगेंगे, जहां 2 ऑप्शन सही लगते हैं अक्सर किस्मत ऐसी रहती है गलत वाला ही चूज होता है। इसलिए कोशिश करें कि कभी भी 2 ऑप्शन में फंसने की नौबत ना आए, तो रिवीजन रेगुलर वे में करते रहें। अब आते हैं हम लोग मुद्दे पर। तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट की बात की जा रही है, क्या जूल थॉमसन कोफिशिएंट, पहले इसको समझें। When a gas is allowed to expand adiabatically, इस बात का ध्यान रखिए, कंडीशन है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट की कंडीशन है, एक्सपेंड एडियाबेटिकली थ्रू अ पोरस प्लग और टीनी होल, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, it is accompanied by cooling and phenomena is known as Joule-Thomson coefficient। क्या कह रहा है बेटा, यदि किसी गैस को एक्सपेंड करते हैं एडियाबेटिकली फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर थ्रू अ टिनी होल, तो कूलिंग फेज मतलब कूलिंग फील होगी। क्यों होगी कूलिंग फील बेटा, क्योंकि गैस को कुछ वर्क करना पड़ेगा,
हाई प्रेशर से लो प्रेशर आने में, तो उसकी क्या होगा, इंटरनल एनर्जी घटेगी। जब इंटरनल एनर्जी घटेगी तो टेम्परेचर घटेगा, तो कूलिंग फील करेगी। यह जनरल फिनोमिना है। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो है वह हीटिंग फेस करते हैं, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्जन टेम्परेचर इनका बहुत कम होता है। इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम होता है, इसीलिए हीलियम और हाइड्रोजन फेस करते हैं, कूलिंग फील करते, मतलब हीटिंग, बाकी सब कूलिंग। तो बता रखा है कि नोट करके हमने उसको मेंशन किया, हाइड्रोजन एंड हीलियम शो हीटिंग इफेक्ट, हाइड्रोजन हीलियम शो हीटिंग इफेक्ट ड्यूरिंग जूल थॉम्सन इफेक्ट ड्यू टू वेरी लो इन्वर्जन टेम्परेचर। हाइड्रोजन का -80 डिग्री सेंटीग्रेड और हीलियम का -240 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इन्वर्जन टेम्परेचर, क्योंकि इन्वर्जन टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसीलिए कूलिंग फील ना करके हीटिंग फील करते हैं। ओके, आइडियल गैस, ये देखिए बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, यही पूछा था क्वेश्चन, इसमें फंसा था। आइडियल गैस डू नॉट शो हीटिंग और कूलिंग, दोनों ही नहीं। आइडियल गैस डू नॉट शो हीटिंग नॉर कूलिंग ड्यूरिंग जूल थॉम्सन फिनोमेना। नहीं, आइडियल गैस प्रॉपर्ली वे में कहा रहा है भाई, ना हीटिंग शो कर रहा है ना कूलिंग, इसके मतलब जूल थॉम्सन फिनोमेना शो ही नहीं करता। यदि इसको समझे तो आइडियल गैस डू नॉट शो जूल थॉम्सन इफेक्ट, क्योंकि बेटा ये कह रहा है, जूल थॉम्सन इफेक्ट क्या कह रहा है कि जब किसी गैस को टीनी होल से एडियाबेटिकली फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करते हैं तो कूलिंग होनी चाहिए, ठीक। लेकिन ये बताया गया कि हाइड्रोजन हीलियम हीटिंग देते हैं क्योंकि उनका इन्वर्जन टेम्परेचर कम होता है। फिर यहां पर कह रहा है कि आइडियल गैस तो ना हीटिंग देगा ना कूलिंग देगा, इसके मतलब जूल थॉम्सन कोफिशिएंट शो नहीं करता। अब आते हैं आगे, कूलिंग क्यों हो रही है, बात की जा रही है। कूलिंग अकर्स बिकॉज सम वर्क इज डन टू ओवरकम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एज अ रिजल्ट इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, सो टेम्परेचर डिक्रीजेस। भाई जो हाई प्रेशर में गैस के मॉलिक्यूल है तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए कुछ ना कुछ आपकी एनर्जी खर्च होगी, जिससे इंटरनल एनर्जी क्या होती है, घट जाती है। और इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी घटने का मतलब है टेम्परेचर भी घट रहा है, टेम्परेचर घटने का मतलब कूलिंग इफेक्ट शो कर रहा है। अब कुछ फॉर्मूले पर ध्यान दीजिए, dt by dp at constant h, dt by dp at constant h इक्वल टू -1 by cp dh by dp at t। इस फॉर्मूले को बकायदा अच्छे से याद रखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। ऑप्शंस में dt ऊपर है dp नीचे है, रियल उलट देगा, कुछ यहाँ v लगा देगा, कुछ ना कुछ चेंज कर देगा, पूछेगा कौन सा सही है, तो आपको एग्जैक्टली याद होगा तभी आप सही वाला चूज कर पाएंगे, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये आपका है dt by dp at constant h इक्वल टू -1 by cp, किसी में माइनस लगा हो किसी ऑप्शन में, किसी में माइनस नहीं लगा होगा, 1 by cp dh by dp at constant t। तो आपको याद रखना ये है क्या, एक्चुअली ये आपका है जूल थॉम्सन कोफिशिएंट। क्या है जूल थॉम्सन कोफिशिएंट, क्या है बेटा, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट से कहते हैं। ये 4 पॉइंट आपको जो याद रखने क्या है, कूलिंग यदि हो रही है, फॉर कूलिंग, इसके मतलब जूल थॉम्सन कोफिशिएंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कूलिंग के लिए जूल थॉम्सन कोफिशिएंट क्या होगा, पॉजिटिव। फॉर कूलिंग जूल थॉम्सन कोफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव, और फॉर हीटिंग नेगेटिव। जूल थॉम्सन कोफिशिएंट पॉजिटिव मतलब कूलिंग हो रही है, नेगेटिव मतलब हीटिंग हो रही है। नो हीटिंग नो कूलिंग, इसका मतलब जूल थॉम्सन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, 0। नो हीटिंग नो कूलिंग, इसका मतलब जूल थॉम्सन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि ना तो हीटिंग होती है ना ही कूलिंग होती है आइडियल गैस में। तो वही कह रहा है फॉर आइडियल गैस जूल थॉम्सन कोफिशिएंट क्या होता है, 0। पॉजिटिव कूलिंग, नेगेटिव हीटिंग, 0, ना हीटिंग ना कूलिंग। अब आता है अगला जो इसमें है वो है इन्वर्जन टेम्परेचर, जिसको आपको ध्यान रखना है। पहले समझिए इन्वर्जन टेम्परेचर होता क्या है, ठीक है, फिर इसकी एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं। तो इन्वर्जन टेम्परेचर क्या है, इट इज अ टेम्परेचर एट विच गैस शो, ध्यान दीजिए बेटा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज अ टेम्परेचर एट विच गैस शो नाइदर हीटिंग नॉर कूलिंग इफेक्ट। नाइदर कूलिंग नॉर हीटिंग इफेक्ट क्या है, नाइदर हीटिंग नॉर कूलिंग इफेक्ट क्या है, उसको कोई दिक्कत नहीं। यानी इन्वर्जन टेम्परेचर पर यदि आपसे पूछा जाए किसी गैस का इन्वर्जन टेम्परेचर मान लीजिए 40 डिग्री है, तो पूछता है कि यदि हम जूल थॉम्सन को इफेक्ट करा रहे हैं 40 डिग्री पर तो क्या होगा, नहीं, 40 डिग्री से कम पर ज्यादा पर बात बनेगी, लेकिन यदि इन्वर्जन टेम्परेचर है तो वहां ना ही हीटिंग होगी ना ही कूलिंग होगी। इस बात समझ लीजिए, इन्वर्जन टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जिस पर ना तो हीटिंग होती है ना कूलिंग होती है। इसमें कंफ्यूजन पहले आता है, मैं रिपीट कर दूं, इन्वर्जन टेम्परेचर किसी गैस का लिए वह टेम्परेचर है जिस पर वो जूल थॉम्सन कोफिशिएंट शो नहीं करता, यानी ना हीटिंग शो करता है ना कूलिंग शो करता है। आगे बात करते हैं,
दैट इज एट इन्वर्जन टेम्परेचर म्यू जेटी इक्वल टू 0। ये एक क्वेश्चन हो गया। इन्वर्जन टेम्परेचर पर म्यू जेटी मतलब जेटी मतलब जूल थॉम्सन कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या फिर कुछ और ऑप्शन देगा, वैल्यू दे सकता है। तो ध्यान रखना है एट इन्वर्जन टेम्परेचर जूल थॉम्सन कोफिशिएंट इक्वल टू 0। जूल थॉम्सन कोफिशिएंट इज पॉजिटिव बिलो इन्वर्जन टेम्परेचर, यानी कूलिंग शो कब होगी, जब इन्वर्जन टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर, यानी जूल थॉम्सन कोफिशिएंट इज पॉजिटिव बिलो इन्वर्जन टेम्परेचर, दैट इज गैस सो कूलिंग इफेक्ट ऑन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और म्यू जेटी इज नेगेटिव कब, एबव इन्वर्जन टेम्परेचर, कब बेटा, एबव इन्वर्जन टेम्परेचर, यानी गैस सो हीटिंग ऑन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो टेम्परेचर यदि इन्वर्जन से कम होगा तो म्यू जेटी पॉजिटिव कूलिंग इफेक्ट देगा। इन्वर्जन टेम्परेचर यदि ज्यादा टेम्परेचर है, म्यू आपका निगेटिव और हीटिंग इफेक्ट शो करेगा। इन्वर्जन टेम्परेचर को बहुत ध्यान रखना है। इन्वर्जन टेम्परेचर होता है टी आई इक्वल टू 2A बाई आरबी। ध्यान दीजिए, टी आई इक्वल टू 2A बाई आरबी। ए और बी क्या है बेटा, ए आपका, ए और बी आपका वन डर वॉल कांस्टेंट है। ए फॉर होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बी होता है वॉल्यूम करेक्शन। तो टी आई इक्वल टू 2A बाई आरबी। ध्यान दीजिए, टीबी क्या दे रखा है, टीबी इक्वल टू ए बाई आर बी। ये 9 नहीं है, ए है मेरा। चलिए इसको थोड़ा, हाँ ए है, समझिए, सही करने में दिक्कत हो ही जाती है। वो कितनी, ए बाई आर बी, यानी इसको यदि मैं कहूं तो टी आई इक्वल टू 2TB, या टीबी कहूं तो टी आई बाई 2। ये सब क्वेश्चंस हैं, रिलेशन पूछ सकता है बेटा। अभी आप देख रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है, उसमें पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा, तो समझना है कि टी आई इक्वल टू 2TB मतलब बॉयल टेम्परेचर। तो बॉयल टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, ए बाई आर बी। क्रिटिकल टेम्परेचर, ये दोनों बॉयल टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर हम लोग स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ेंगे, गैस स्टेट में। क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू है टीसी इक्वल टू 8A बाई 27 आरबी। ये तीनों टेम्परेचर अलग अलग है, इन्वर्जन टेम्परेचर, बॉयल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर। तीनों का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन ना हो बेटा, नहीं तो गलती हो जाएगी, आसान क्वेश्चन चला जाएगा। और रिलेशन टी आई सबसे ज्यादा होगा, देन टीबी, देन टीसी। तो आपको जितनी चीजें बताई जा रही हैं, मैंने आपसे पहले कहा फिजिकल में डायरेक्ट फॉर्मूले पर क्वेश्चन कम से कम जीआईसी में आपको 3 से 4 मिलेंगे, कम से कम 3 से 4 टोटल फॉर्मूला। यदि मैं बात करूं फिजिकल का, जीआईसी में आपको टोटल फॉर्मूला आपका बहुत होगा, 200 के आसपास होगा, लेकिन उनमें साइन कहां पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर है, कहां पर एट कांस्टेंट प्रेशर, सब एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तभी आप वो नंबर गेन कर पाएंगे। अदरवाइज वो क्वेश्चन गलत होगा तो फिर आपको अच्छा इसलिए लगेगा, क्योंकि लगेगा अरे ये फॉर्मूला था, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, गलत हो गया। तो इसलिए फॉर्मूले जब जब क्वेश्चन करें, जहां जहां है, बार बार फॉर्मूला लिखें। अगले बात की जाती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। ये क्या होता है बेटा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन होगा समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन क्या होगा, समेशन ऑफ एंथैल्पी मतलब समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट होगा एंथैल्पी चेंज। ठीक, एंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात की जाए, भाई कंबशन मतलब आप उसको टोटली बर्न कर रहे हैं, तो क्या कहा जाए, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन और एयर इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, डेल्टा एच नॉट सी। कंबशन की बात किया है, इसके मतलब हीट रिलीज होगी, यानी कंबशन हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ये कार्बन मतलब के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन की वैल्यू कुछ दे रखी है, 400 कुछ भी दे रहा है, 391 किलो जूल, साइन आगे माइनस नहीं लगा है, तो ध्यान रखिए माइनस साइन लगा हो चाहे ना लगा हो, कंबशन हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जहां भी उस वैल्यू को यूज करेंगे आप निगेटिव साइन के साथ यूज करेंगे, लगा है द गुड, नहीं लगा है तो निगेटिव साइन के साथ ही यूज करेंगे। ये नहीं कि अरे सर उसमें तो दिया नहीं था, तो बेटा यही तो क्वेश्चन का तरीका है, आपका नॉलेज वहां अप्लाई करना है। ठीक, तो हमेशा एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होगा, निगेटिव होगा। अब आते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये क्या होता है, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड बाई 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस और वाइस वर्सा। इट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। भाई न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड बेस आपस में कंबाइन करके वाटर बना दे। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कब कहेंगे, जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड
1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस से कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होता है तो जो एनर्जी रिलीज होगी, जो हीट रिलीज होगी, उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। उसकी वैल्यू फिक्स है, उसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है, और एनर्जी रिलीज मतलब हीट रिलीज ही होनी है तो उसे कहेंगे क्या, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या कहेंगे बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। की वैल्यू 57.1 किलो जूल होती है। क्या होती है ये, वो वैल्यू 57.1 किलो जूल। यानी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड बाय स्ट्रॉन्ग बेस इज ऑलवेज -57.1, माइनस लगाया साइन, एक्सोथर्मिक के लिए नेचर है इसलिए। आप यदि न्यूट्रलाइजेशन करा रहे हो आप उनमें से एसिड बेस वीक हो या एसिड वीक हो या बेस वीक हो या दोनों वीक हो, तो जो वैल्यू होगी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की उसका मान 57.1 किलो जूल से कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा बेटा, क्योंकि यदि एसिड या बेस वीक है तो 100% आयनाइज तो होगा नहीं, तो कुछ ना कुछ आपका अमाउंट ऑफ हीट उसके आयनाइजेशन में खर्च हो जाएगी, तो जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक्सपेक्टेड से कम होगी। तो वही कह रहा है कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर ऑफ अ वीक एसिड और वीक बेस इज लेस देन 57.1 किलो जूल, इज लेस देन 57.1 किलो जूल बिकॉज weak base or weak acid do not undergo complete ionization. Weak base or weak acid do not undergo complete ionization in aqueous solution. In aqueous solution, hence some amount of heat or energy is used to ionize them. अगला बेटा है आपका कॉन्सेप्ट जूस लॉ। उसमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछा गया है। जूस लॉ के लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको ये याद रखना है। क्या है जूस लॉ? Change of internal energy of an ideal gas with volume at constant temperature is zero. Is zero. तो यह क्या रखा है, del u by del v at constant t, del u by del v at constant t is equal to 0. ये जूस लॉ है, इसको आपको याद रखना है। आपको आप देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन में तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ रखा है, जूस लॉ बोल दिया और 4 फॉर्मूले लिखे, उसमें एक ये भी फॉर्मूला है। ट्राउटन्स लॉ का आपको बड़ा ध्यान रखना है। डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय डेल्टा एच ज्यादातर लिखने से वेपराइजेशन बाय बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू होता है आपका 88 जूल पर मोल पर केल्विन, या कैलोरी में होगा तो 22 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये वैल्यू ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला आपको पूरा ध्यान रखना है। ये ट्राउटन्स लॉ है जो आपको एग्जैक्टली पूछा गया है पीजीटी में कई बार, तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है। वैल्यू में थोड़ा हेरफेर करेगा, पढ़ते समय ध्यान रखना है कि ऑप्शन कैलोरी में दिया है कि किलो मतलब जूल में दिया है, जल्दबाजी में गलत मत कर दिएगा, इसको डायरेक्टली याद रखिए। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है पीजीटी में कई बार। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन पूरी थर्मोकेमिस्ट्री की रिएक्शन जो आपकी है थर्मोडायनामिक्स की, वो इसी लॉ पर डिपेंडेंट है। ये क्या कहता है, इसका कहना है कि यदि कोई रिएक्शन हम 1 से डी पर जाएं, डायरेक्ट गए, इसके लिए मान लीजिए जो आपका डेल्टा एच है वो पी है, फिर आप दूसरा रूट क्या है बी, ये पाथ फर्स्ट है, बी देन सी देन डी। ये क्या है बेटा, ये पाथ आपका फर्स्ट है, पाथ फर्स्ट, और ये आपका जो है यहां से जाने का पाथ सेकेंड। इसमें क्या है, ए से बी आप जा रहे हो तो यहां मान लिया हमने क्यू एनर्जी डेल्टा यू, इस वाले के लिए डेल्टा एच इक्वल टू क्यू है, यहाँ डेल्टा एच इक्वल टू आर है, यहाँ डेल्टा एच इक्वल टू टी है। तो कहना है चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो चाहे मल्टीपल स्टेप में हो, हीट ऑफ समेशन सेम होगा। यानी ये मैं 1 कर दूं, 1 2 और 3, यानी डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 विथ साइन होगा, साइन के साथ जोड़ते हुए जाएंगे। आप समेशन करना है, जो यहाँ निगेटिव अपने आप लग जाएगा, यानी P इक्वल टू होगा Q प्लस R प्लस T। यही आपका हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन है। यानी कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो या एक से ज्यादा स्टेप में हो, दोनों ही स्टेप मतलब दोनों ही पाथ से हीट ऑफ रिएक्शन सेम होगा। ओके ठीक।
बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी को थोड़ा और समझिए भाई। देखिए एक्चुअली बॉन्ड बेटा होता क्या है, यदि मान लीजिए कि एवरेज बॉन्ड एनर्जी मानी जाती है, इसको इस तरह समझिए। यदि हम बात करें भाई कार्बन में, सिंपली मेथेन को समझते हैं, बट एक्चुअली वो टेट्राहेड्रल होता है, समझाने के लिए मैंने इस तरह लिखा है। अब इसमें आप यदि ब्रेक करोगे बेटा, तो इसको ब्रेक करोगे, मान लो A किलो जूल खर्च हुआ, इसको ब्रेक किया B, इसको ब्रेक किया C, इसको में D। तो ध्यान रखिए A इज नॉट इक्वल टू B, इज नॉट इक्वल टू C, इज नॉट इक्वल टू D। कभी भी ये चारों एनर्जी बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड टूटने के बाद एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, दूसरा टूटने के बाद एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। लेकिन जब आपसे पूछेगा CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बताइए, पूछेगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, ये आपसे क्वेश्चन है, तो ये आपका होगा A प्लस B प्लस C प्लस D बाई 4। क्यों? क्योंकि चार तरह उसी सेम तरह के बॉन्ड थे, तो एक का पूछा है तो एवरेज कर दिया। तो वही कह रहा है बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी, एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, उसी टाइप का, अलग वाले के लिए अलग वैल्यू हो जाएगी। फिर समझिए, एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन एटम्स इन गैसेस स्टेट भी जोड़ा है। क्यों बेटा? क्योंकि यदि सॉलिड स्टेट में होगा तो कुछ ना कुछ आपकी एनर्जी खर्च होगी सॉलिड से पहले उसे लिक्विड या सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट होने में। तो जब थ्योरेटिकल वैल्यू की बात करेंगे तो हमेशा क्या होगी, इन गैसेस स्टेट, क्योंकि गैसेस स्टेट में मॉलिक्यूल में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता, तो जो बॉन्ड एनर्जी आएगी वो एग्जैक्ट होगी। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं, एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप्स बिटवीन द एटम्स इन गैसेस स्टेट इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी एक्सप्रेस करते हैं किलोजूल पर मोल। तो एवरेज होती है। जैसे आप समझिए भाई, यदि हम H2O की बात करें तो H2O में यदि बेटा बॉन्ड की बात की जाएगी तो यह बॉन्ड अलग एनर्जी लेगा, यह बॉन्ड अलग एनर्जी लेगा। तो मान लीजिए इसने x किलो जूल खर्च हुआ, यहाँ y। तो यदि OH बॉन्ड की एनर्जी की बात करोगे आप, OH बॉन्ड एनर्जी, तो वो x प्लस y बाई 2 होगी। दोनों बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी अलग अलग, लेकिन यदि आपसे OH बॉन्ड की एनर्जी पूछेगा तो आपको एवरेज बताना है। सेम तरह के जो बॉन्ड है उनका सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ओके बेटा, ठीक है। अब आपको इस चीज को बताया, इसको ध्यान रखना, क्या कह रहा है, नोट। नोट क्यों कह रहा है? क्वेश्चन आता है उसमें आपसे एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन पूछता है, तो उसमें आपको जल्दबाजी में ये ध्यान रखना है, अक्सर में तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा, लेकिन क्वेश्चन में यदि बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी टर्म यूज किया है, यदि क्वेश्चन में बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी टर्म यूज किया है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा। यानी यदि if in a question bond energy or bond enthalpy term is used, if in a reaction bond energy or bond enthalpy term is used, then enthalpy change of reaction is summation of bond enthalpy of reactant minus summation of bond enthalpy of reactant minus summation of bond enthalpy of products होगा। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा कब? जब बॉन्ड एंथैल्पी की बात होगी, अदरवाइज हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा। ये सब चीजें आपको बताई जा रही हैं ताकि आप ध्यान रखें। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। इसको रिवाइज कर लें, क्वेश्चंस अपना सॉल्व करें और अगली क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू।